स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। आपका अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है। घर बैठे आपको सारे चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन में बी फाउंड इट, है ना। देखिए क्रोनोलॉजिकल जो रिकॉर्ड होता है वो कहाँ पे पाया जाता है। जब मैं आपको जर्नल एंट्री बता रहा था उसमें बताया था कि जो जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं ना, तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे देखिए क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, जैसे 1 तारीख को आपने जो सामान जो ट्रांजैक्शन किया उसको पहले लिखा, फिर 2 तारीख को लिखा, 1 तारीख को, 2 तारीख को, मान लीजिए जनवरी का है, 1 जनवरी को पहले जो ट्रांजैक्शन किया, मान लीजिए सेल्स किया है तो उसको लिखा, फिर 2 तारीख को परचेज किया उसको लिखा, 3 तारीख को आपने सेल्स किया उसको लिखा। तो इसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। मतलब एक क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका जर्नल में। जर्नल समझ में आया? ना ही बैलेंस शीट होगा, ना ही ट्रायल बैलेंस होगा, ना ही लेजर होगा, ओनली जर्नल होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और फिर से मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूँ। अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन में बी फाउंड इन जर्नल। जर्नल रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑन अ डे टू डे बेसिस एंड एज एंड व्हेन दे ओकर। देखिए यहाँ पे क्या, दिन प्रतिदिन, मतलब आज का रिकॉर्ड हमने किया जर्नल में, फिर कल होगा जो खर्चा कल भी मैंने वहाँ पे करूँगा, जो कल हुआ, एक्सपेंसेज हुआ, इनकम हुआ, जो भी हो, है ना। तो एक डे बाय डे ये हम लोग करते हैं, तो ये जर्नल में करते हैं। लेजर में आप डे बाय डे नहीं कर सकते, ट्रायल बैलेंस में भी आप डे बाय डे नहीं कर सकते, ओनली जर्नल में आप डे बाय डे कर सकते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ में आया? क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 है आपका स्क्रीन के सामने। अब परचेज एन ओल्ड कंप्यूटर कॉस्टिंग 10,000, एक 10,000 रुपया का ओल्ड कंप्यूटर आपने क्या क्या खरीदा। इनकट 1,000 ऑन इट्स रिपेयर, इसमें 1,000 रुपया रिपेयर में लगा और 500 रुपया लगा इसको पैक करने में, पैकेजिंग में। एंड ही सोल्ड द कंप्यूटर 20% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। द सेल्स वैल्यू विल बी, इसका सेल्स वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। आप क्या करेंगे, 1,000, 10,000 रुपया में आपने लिया था, 1,000 रुपया इसमें लगाया था आप रिपेयर के लिए, 500 रुपया इसको पैकेज करने के लिए, यानी कि टोटल आप 11,500 रुपया लगा दिया। 11,500 रुपया लगा दिया। मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो 11,500 रुपया आपका क्या लग गया, टोटल कॉस्ट हो गया कंप्यूटर का। समझ में आया ना? टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर विल बी 11,500 रुपीज। ओके, मार्जिन हमको करना है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, विच मीन्स क्या होगा, मतलब 11,500 का 25% इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो 11,500 है यहाँ पे, उसका 25% प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है आपको। ये 2020 इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए। इसको यदि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं इसको 4 से, और 4 से काटिएगा तो यहाँ पर 4 दूना 8 बचा 3, है ना, हो गया 35, 4 सत्ते 28, चलिए ठीक 32, यहाँ बचा 3, 4 पचे 20, यानी कि 2850 प्रॉफिट दे के आपको देना है, ठीक है। तो 11,500 में 2850 जोड़ देंगे तो आएगा कितना आपका, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14,375 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करके तो सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 14,000 कितना यहाँ पर बताया था, 14,375 रुपया आपका राइट आंसर है। तो ये देखिए, ये जो 7 है ना, 7 नहीं होगा, ठीक है। 14,375, यहाँ 7 जो है मिसप्रिंट है, समझ में आया। तो 14,375 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब ये आप नहीं मार देंगे 7,14,375, क्योंकि ओनली तो 10,000 में खरीदे थे, 11,500 लगा, 7 लाख का मान नहीं लीजिएगा आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 दिया हुआ है। 93 में द इम्प्रेस सिस्टम रिटर्न्स टू, तो ये क्या होगा, परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक। तो ये पेटी कैश बुक होता है, इसका रीजन भी मैं बता रहा हूँ आपको। इट इज कन्वीनियंट टू इंटरेस्ट a defined sum of money to the petty cashier in the beginning of a period and to reimburse him for payment made at the end of the period. Thus, he will have again the fixed amount in the beginning of the new period, such as a system is known as the impress system of petty cash flow. क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ, द स्टेटमेंट शोविंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इज नॉन एज, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना,
वो सारे लेजर अकाउंट्स का मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम लोग ट्रायल बैलेंस में हम लोग करते हैं इसको, है ना। तो समझ में आया, बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, है ना। तो ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट विच शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस ही ये शो करता है ट्रायल बैलेंस, समझ में आया। तो ये 94 का ये बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटीज, है ना। यहाँ पे देखिए ये ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया, और बैलेंस शीट क्या होता है, हाँ एक ऑप्शन में बी में दिया बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट क्या बताता है, तो बैलेंस शीट जो है आपका एसेट्स और लायबिलिटीज बताता है ना। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं, देखिए बीआरएस एक अलग चैप्टर है, उसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये यहाँ पे इस टॉपिक में नहीं होगा। यहाँ लेजर पे बात आ रहा है तो इसको आप ऐसे काट दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में भी नहीं होगा, समझ में आया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स यहाँ पर हम लोग अलग से प्रिपेयर करते हैं, समझ में आया। तो पहले ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 दिया हुआ है, जनरल केस बुक एक्ट एज आ, तो ये होगा आपका क्या, लेजर जर्नल, है ना। जनरल केस बुक जो है आपका दोनों होगा, बोथ लेजर भी होगा और जर्नल भी होगा, इसका रीजन को आप जानिए। और नेक्स्ट यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ था, अ केस बुक इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच केस एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड, it acts as a book of original entry and a ledger, hence it is both journal and ledger। I hope clear है। नेक्स्ट देखिए डेबिट नोट इज रिलेटेड टू विथ, हमने बताया आपको डेबिट नोट ये कौन इशू करता है, डेबिट नोट इशू करता है बायर, ये आपको मैंने कई बार बताया और ये कई बार क्वेश्चन आया। किसको करता है, सेलर को, है ना। ये सेलर को करता है, इसलिए मतलब यहाँ पर सेलर लिखे हैं, ठीक है। जो आपने सामान बेचा था, बायर लिया था, वो सामान वो नहीं लेगा, वो रिटर्न कर देगा, तो वो डेबिट नो इशू करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बुक, है ना। इसको हम लोग परचेज रिटर्न बुक में इसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि सामान बेचे थे उसको रिटर्न हो चुका है। When the goods or material are returned to the supplier that have been purchased on credit, a debit note is issued to him। बताया था आपको ना, ये बायर जो है सो डेबिट नोट इशू करता है, वही चीज यहाँ पर देखिए, डेबिट नोट इशूड टू हिम, हिम किसके लिए है, बायर के लिए, इंडिकेटिंग दैट हिज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द अमाउंट मेंशन इन द डेबिट नोट, समझ में आया। थस डेबिट नोट इज रिलेटेड विथ पर्पस परचेज रिटर्न बुक, डेबिट नोट जो है वो आपका परचेज रिटर्न बुक से को रिलेट करता है, समझ में आया। और ये 97 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, if assets are increased by 22,000 and liabilities are increased by 12,000, that will be effect on business security, तो ये बिजनेस सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे 2000 में से 1200 लेस कर दीजिए, 800 जो है वो बिजनेस एंटिटी को अफेक्ट करेगा, 800 इसका राइट आंसर होगा, ये कुछ भी नहीं है, समझ में आया। यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होता है, बताया था आपको ना, वर्किंग कैपिटल, समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होगा, इक्विटी होगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा कि करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज तो होगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक क्वेश्चन में सिर्फ यही नहीं समझेंगे हम, आगे का भी कुछ है तो उसको भी क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी इक्वल टू क्या, टोटल एसेट्स बाय टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब 800 रुपया हुआ, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट 98 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये इन द केस ऑफ ट्रायल बैलेंस, इन द केस ऑफ ट्रायल बैलेंस कम्स फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या होगा, जर्नल, लेजर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे होगा लेजर, है ना। ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर बोला क्या, इन द केस ऑफ ट्रायल बैलेंस कम्स फ्रॉम, तो बैलेंस कहाँ से आता है, तो लेजर से आता है। ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं, पहले हम लोग जर्नल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, तो लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस होता है वो कहाँ से आता है, लेजर से आता है, और लेजर का कहाँ से आता है, जर्नल से आता है ना। और ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ बोथ क्रेडिट एंड डेबिट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस अकाउंट्स इन द लेजर इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, समझ में। 99 क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000 और सेल्स 95,000, एक्सपेंसेस 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट विल बी क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू
यहाँ पे सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 60,000 है और सेल्स कितना 95,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे 95,000 माइनस 60,000 यानी कि 35,000 आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। हैंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यहाँ पे आया है। बस ये एक्सपेंसेस को देख करके आप कहीं भी इसका काम नहीं करेंगे वरना गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 35 है, क्योंकि फॉर्मूला में बताया था ना ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आपका अनर्गल चीज़ है, इस पर आप ध्यान ना देंगे क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया गया है। और ये हम लोग सेंचुरी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन। व्हाई लेजर इज मेड, लेजर हम लोग क्यों मेड करते हैं, ये बेसिक सी सवाल है, बताइए। टू क्लासीफाई ऑल आइटम्स अपेयरिंग इन जर्नल, या तो टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, क्या होगा बोथ एंड बी। तो यहाँ पे देखिए टू क्लासीफाई ऑल आइटम्स अपेयरिंग इन जर्नल, जर्नल में जितने भी आइटम हैं उसको हम लोग क्लासीफाई अलग अलग सेपरेट करते हैं लेजर अकाउंट में। जैसे कि परचेज अकाउंट, जितना भी परचेज किया होंगे तो परचेज अकाउंट में हम लोग लिखेंगे, परचेज बुक में, है ना, परचेज अकाउंट या परचेज बुक में लिखते हैं। फिर सेल्स वाले आइटम को सेल्स बुक में लिखते हैं। ओनली क्रेडिट पे, यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली क्रेडिट पे, है ना, ये भी जो होता है क्रेडिट पे। तो ये जो होता है ये हम लोग क्यों करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उस आइटम्स का, मतलब परचेज में कितना हुआ, सेल्स में कितना हुआ, है ना, परचेज रिटर्न में कितना हुआ, सेल्स रिटर्न में कितना हुआ, ये क्लासीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लासीफाई करने के लिए हम लोग करते हैं। समझ में आया आपको। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन आप यहाँ पर इसका रीजन में बता दूँ। टू क्लासीफाई ऑल आइटम्स appearing in journal, journalize means recording the transaction while posting means posting and classification of all items of journal in respective accounts of ledger, समझ में आया है, of ledger, hence ledger is made to classify all items appearing in journal। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सेंचुरी कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप 1 to 100 देखेंगे, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको जाना है। और गुरुजी कॉमर्स को में जितना भी तरह का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसका मैंने प्रैक्टिकल भी करवाया है सभी का, आप देखेंगे, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। और कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7482888824। ये नंबर बहुत ही आसान नंबर है जो कि 24 आवर्स आपकी सेवा में ये हाजिर रहेगी, समझ में। इसलिए यहाँ पर देखिए लास्ट में 24 था कि 24 आवर्स ये आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। और ये नंबर देखिएगा स्क्रीन प्ले में भी आपका ये दिख रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।